यस, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन, अब इसमें अगर हम देखें तो हार्मोन्स को बेसिकली हम इस आधार पर कैटेगराइज करते हैं कि कोई भी हार्मोन उसका केमिकल नेचर क्या है और उसके केमिकल नेचर के बेसिस पर उसका रिसेप्टर होता है टारगेट सेल पर। तो प्रत्येक हार्मोन का एक टारगेट सेल होता है। तो सबसे पहली बात तो आप यही समझ लीजिए कि एवरी हार्मोन हैज अ टारगेट सेल। हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनके लिए क्या होता है, एक टारगेट सेल होता है जिस पर ये एक्शन करते हैं। हालांकि यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं। फ्यू हार्मोन्स आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी do not have target cell but have the target endocrine gland, target endocrine gland। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इनको हम ट्रॉफिक हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज ट्रॉफिक हार्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका कि कोई टारगेट सेल डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि ये किसी न किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को टारगेट करते हैं और उसे स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं। किस काम के लिए? वहाँ से उसके पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। तो इस प्रकार से ये ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं। तो ज़्यादातर हार्मोन जो क्लासिकल हार्मोन्स होते हैं उनके अपने टारगेट सेल होते हैं, लेकिन सभी हार्मोन के टारगेट सेल हैं ये सही बात नहीं है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं इनको ट्रैफिक हार्मोन कहा जाता है, और ये जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं इनका कोई निश्चित रूप से टारगेट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब अगर हम बात करें कि जो टारगेट सेल होती है, सपोज दैट दिस वन इज द टारगेट सेल, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो भी सेल्स है सब क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इनके सेंटर पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? इनका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए, राइट। अब ये जो सेल है, आप सपोज करिए कि जैसे कि ये हार्मोन है जिसको इस पर एक्शन करना है, दिस वन इज द हार्मोन, राइट। इस हार्मोन को इस सेल पर एक्शन करना है, तो ये टारगेट सेल इसके लिए फिक्स कैसे होती है कि किसी भी हार्मोन की एक टारगेट सेल कैसे डिसाइड होती है? तो ये इस बात पर होता है कि उस हार्मोन के लिए इस टारगेट सेल पर रिसेप्टर है या नहीं है। अगर किसी भी हार्मोन के लिए किसी टारगेट सेल पर रिसेप्टर है तो हम कहेंगे कि ये उसकी टारगेट सेल है। यानी कि प्रत्येक हार्मोन जो एक निश्चित सेल पर एक्ट करता है, किसी दूसरे पर नहीं करेगा, इसी पर करेगा। इसलिए करेगा कि उस पर्टिकुलर सेल पर उस हार्मोन के लिए क्या है? रिसेप्टर है। यानी कि प्रत्येक हार्मोन रिसेप्टर ढूंढता है, किस पर? टारगेट सेल पर। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका जो लोकेलाइजेशन होता है, कुछ हार्मोन्स के लिए ये रिसेप्टर कहाँ पर स्थित होते हैं? कुछ हार्मोन के लिए ये रिसेप्टर्स सेल के सरफेस पर स्थित होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन, जो टारगेट सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं रिसेप्टर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं, जैसे ये रिसेप्टर हैं, ये कहां पर? साइटोप्लाज्म में स्थित है। तो हम ऐसे रिसेप्टर को साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। और कुछ के ऐसे होते हैं जो कि सेल के अंदर स्थित होते हैं। कुछ के रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कहां स्थित होते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं। तो हम बोलेंगे इसको कि रिसेप्टर इन न्यूक्लियस। इस आधार पर सभी क्लासिकल हार्मोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी फर्स्ट, जिनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर स्थित हैं। कैटेगरी सेकंड, जिनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है। और कैटेगरी थर्ड, जिनके की रिसेप्टर्स कहाँ स्थित हैं? न्यूक्लियस के अंदर स्थित हैं।
तो इस प्रकार से रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक हार्मोन के लिए जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। नो नो शेरू, नो आ जाओ, नो, बंद कर लो, बंद कर लो। चलिए, तो इस प्रकार से जो है ये हार्मोन्स की 3 कैटेगरी है। तो इसमें हम पहली कैटेगरी के हार्मोन्स को रखेंगे, पहली कैटेगरी के हार्मोन्स रखेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? ये प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो है, ये 4 तरीके के जो है हार्मोन्स, प्रोटीन्स हैं या पेप्टाइड हैं या फिर एड्रिनलिन है या नॉर एड्रिनलिन है। इस प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं कैटेगरी 1 में आते हैं। ये सभी हाइड्रोफिलिक होते हैं। दीज हार्मोन्स आर हाइड्रोफिलिक, दीज आर हाइड्रोफिलिक। कैसे होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है, बट इनसॉल्युबल इन लिपिड लेयर, इन लिपिड लेयर। ये कैटेगरी फर्स्ट के हार्मोन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, फिलिक मीन्स होता है लविंग, अर्थात इनका सॉल्यूशन पानी में आसानी से बन जाएगा। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं या फिर ये फैट सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोफिलिक पानी में घुलनशील है, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन लिपिड। ये पानी में घुलनशील हैं परंतु लिपिड में अघुलनशील हैं। ये पहली कैटेगरी है। इनके लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ स्थित हैं? इनके लिए रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर स्थित होते हैं। तो यहां पर जो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर्स फॉर दीज हार्मोन्स कहां पर स्थित होते हैं? रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन सरफेस। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं। ये कैटेगरी फर्स्ट है, ध्यान से सुनेंगे। प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन टाइप के ये हार्मोन्स जो कि पानी में तो घुलनशील हैं परंतु ये फैट में घुलनशील नहीं है, लिपिड लेयर में घुलनशील नहीं है। इनके लिए रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर स्थित होता है। कोई डाउट? सवाल नहीं पैदा होता। तो इनके लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो कहां पर हैं? सेल मेम्ब्रेन पर स्थित है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पर स्थित हैं? इसको जानने के लिए हमें मेम्ब्रेन की बनावट पर चलना पड़ेगा। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की होती है और इसमें आउटर प्रोटीन लेयर होता है और इनर प्रोटीन लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में फॉस्फोलिपिड लेयर सस्पेंडेड फॉर्म में होती है। पढ़ा है ना आपने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? अब आपको समझने के लिए हम फिर से बता दे रहे हैं। दिस वन इज आउटर प्रोटीन लेयर, सपोज दैट ये आउटर प्रोटीन लेयर है एंड दिस वन इज द इनर प्रोटीन लेयर। यू नो ये क्या है? इनर प्रोटीन लेयर है। और यहाँ पर जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यू फाइंड हियर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस वन। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर और अंदर से प्रोटीन लेयर होती है और इन दोनों के बीच में सैंडविच फॉर्म में क्या होता है? ये स्थित होती है बाई मॉलिकुलर बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर इज प्रेजेंट हियर। अब अगर कोई भी मटेरियल इसको क्रॉस करके अंदर आना चाहता है, सपोज करो कि ये आपका हार्मोन है, सपोज दैट दिस वन इज द हार्मोन, और ये अंदर आना चाहता है, ऐसे इसको क्रॉस करके सेल के अंदर आना है। क्योंकि कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर आना चाहता है तो उसे किस चीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा? उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले वो प्रोटीन लेयर को क्रॉस करेगा और वहां से आगे बढ़ेगा तो उसको फॉस्फोलिपिड की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि ये इसको तभी क्रॉस कर पाएगा जब लिपिड में घुलनशील हो। अभी हमने आपको बताया कि जो कैटेगरी फर्स्ट हार्मोन्स होते हैं, दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन फैट लेयर और लिपिड लेयर, and the material which is insoluble in lipid layer cannot cross the cell membrane, you know. Therefore, the receptors for these type of hormones are situated at the cell membrane surface.
मींस ऐसे हार्मोन को सेल के अंदर घुसने की परमिशन नहीं है। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो कि आप किसी के घर जाते हैं कोई संदेश लेकर के, डोर नॉक करते हैं लेकिन डोर आपके लिए नहीं खुलता, कि घर में आपकी एंट्री नहीं है, तो फिर जो डोर पे आया है आप उसको अपना संदेशा अंदर वाले के लिए दे देंगे कि इस घर के जो मालिक हैं उनके लिए ये संदेशा है और इसको वहां तक पहुंचा दो। तो वो जो मैसेंजर जो डोर पर है वो वहां से आपके मैसेज को कन्वे कर देगा अंदर तक। बिल्कुल सेम उसी प्रकार के पैटर्न पर, चूंकि ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन या पेप्टाइड हैं, ये हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में मेम्ब्रेन सरफेस पर इनसे रोक करके पूछताछ होगी। ये जो पूछताछ होती है एक प्रकार की मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग होती है, एंड देन आफ्टर अ सेकंड मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड हियर, दैट इज नोन एज सेकंड मैसेंजर। यू नो द हार्मोन्स आर फर्स्ट मैसेंजर। हार्मोन्स को हम फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हार्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर होते हैं। ये किसके मैसेंजर्स होते हैं? ये हमारे बॉडी का जो सुपर कंट्रोलर होता है, दैट इज द ब्रेन, हाइपोथैलेमस, ये उसके कंट्रोलर होते हैं, उसके जो है प्रोडक्ट होते हैं। तो निश्चित रूप से उसका मैसेज लेकर के कहीं जा रहे हैं, या फिर किसी ग्लैंड के, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड का मैसेज लेकर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एक पर्टिकुलर टारगेट सेल पर। तो ये जो कि मैसेज को पहली बार लेकर आ रहा है उसको फर्स्ट मैसेंजर कहा जाएगा, एंड हियर दिस फर्स्ट मैसेंजर इज द हार्मोन। अब ऐसा हो सकता था कि ये हार्मोन सीधे अंदर घुसकर संदेश दे, और संदेशा है किसके लिए? जो घर के अंदर बैठा हुआ है। आपको पता है कि सेल का जो अपना एटमॉस्फेयर है इनसाइड द सेल, दैट इज ICF, इट इज मेंटेनिंग इट्स द प्राइवेसी विद द हेल्प ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल अपने अंदर का एटमॉस्फेयर प्राइवेट किए बैठा हुआ है, बिल्कुल गोपनीय है, और इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जो पर्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पर्दा है कौन? वो सेल मेम्ब्रेन है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल, इट इज कॉन्फिडेंशियल, वो सेल के अंदर ही है। ऐसी कंडीशन में सेल के अंदर का भी कोई कंट्रोलिंग डिवाइस है, और जो सेल के अंदर की सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज द न्यूक्लियस। यू नो, पूरी सेल पर रेगुलेटिंग इफेक्ट किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। तो इफ एनी काइंड ऑफ मैसेज इज ब्रॉट to the cell, it is conveyed to the nucleus. How? If the hormone is not allowed to cross the cell membrane because it is insoluble in protein phospholipid layer, then the second messenger will be synthesized at the membrane surface. अगर किसी भी हार्मोन की एंट्री सेल के अंदर नहीं है, परंतु मैसेज यहां पर किस तक जाना है? DNA तक जाना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में इस सेल सरफेस पर इसका दूसरा भाई तैयार हो जाएगा और उसको हम सेकंड मैसेंजर कहेंगे। याद रखना है, ऐसे हार्मोन्स जो पानी में घुलनशील तो हैं परंतु लिपिड में घुलनशील नहीं हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। उनके लिए रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर स्थित होगा, और इनके लिए एक सेकंड मैसेंजर यहाँ पर बनेगा जो इस मैसेज को लेकर के न्यूक्लियस के DNA तक जाएगा, और फिर उसका जो है जो मैसेज है उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसके आदेश का पालन होगा। इतनी बात समझ गए सभी लोग? तो ये कैटेगरी फर्स्ट के हार्मोन्स होते हैं। आप समझ गए होंगे कौन कौन से हैं ये? प्रोटीन, पेप्टाइड, एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनलिन। इस प्रकार के हार्मोन सेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इनके लिए मेम्ब्रेन पर ही रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ से यह मैसेज कन्वे करके पहुँच जाता है किस पर? DNA तक कन्वे कर दिया जाता है। हम इनकी मैकेनिज्म डिटेल अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद अब हम देखते हैं जो कैटेगरी सेकंड है। जो कैटेगरी सेकंड है कौन है? अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड मैसेंजर कौन से हार्मोन के लिए बनेंगे? जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैं, जो पानी में घुलनशील है, लिपिड में इनसॉल्युबल हैं, जो सेल के अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए सेकंड मैसेंजर बनेगा, और जो सेल के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं उनके लिए सेकंड मैसेंजर नहीं बनेगा। तो सेकंड मैसेंजर किसके लिए काम करते हैं? ऐसे फर्स्ट मैसेंजर्स जो कि सेल के अंदर डायरेक्ट एंट्री जिनकी नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? अब चलिए और बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2। व्हाट इज द कैटेगरी नंबर 2? ये जो कैटेगरी नंबर 2 है, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। कैटेगरी नंबर 2, इनके लिए रिसेप्टर कहां पर स्थित है? दीज आर लिपिड सॉल्युबल, these are the lipid soluble स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये स्वयं में अपने आप में लिपिड है। आपको पता है कि स्टीरॉयड्स डेराइव्ड लिपिड होते हैं। फॉर दीज हार्मोन्स द रिसेप्टर प्रेजेंट इन, रिसेप्टर कहां स्थित है? द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन, कहां पर स्थित है? इन द सेल साइटोप्लाज्म।
रिसेप्टर कहाँ स्थित है? सेल साइटोप्लाज्म में स्थित है। ये कैटेगरी सेकंड के हार्मोन्स, याद रखिए। कैटेगरी सेकंड हार्मोन्स जो कि लिपिड लेयर में सॉल्वल है, तो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर लेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस करने के बाद पहुंच जाते हैं कहां पर? सेल साइटोप्लाज्म में जाते हैं। एंड वेयर दीज फाइंड दी रिसेप्टर। स्टीरॉयड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एस्ट्रोफिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिल्स। ESTRO, एस्ट्रोफिल्स, PHILS। receptors for steroid hormones known as estrophils, and these are present in cell cytoplasm. Steroid hormones can cross the cell membrane as these are soluble in lipid layer. Receptors for steroid hormones known as estrophils, ESTRO PHILS. estrophils ये है। ये जो दिखाया गया है यहां पर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, इन्हीं को एस्ट्रोफिल्स कहते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर फॉर, ये किसके लिए है? कैटेगरी 1 के लिए। ये किसके लिए है? कैटेगरी 2 के लिए। और ये किसके लिए है? कैटेगरी 3 के लिए है। जो रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर स्थित है वो कैटेगरी 3 के हार्मोन के लिए है, और ये सभी थायराइड हार्मोन्स होते हैं। तो पहली कैटेगरी के हार्मोन्स, इनके लिए रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर हैं। दूसरी कैटेगरी के हार्मोन्स, इनके लिए रिसेप्टर सेल साइटोप्लाज्म में है। और तीसरी कैटेगरी के हार्मोन्स, इनके लिए रिसेप्टर्स कहां पर स्थित हैं? न्यूक्लियस के अंदर स्थित हैं। राइट? समझ में आ गई बात? तो तीसरी कैटेगरी भी लिख लो, कैटेगरी 3। फॉर दीज हार्मोन्स द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये सब थायराइड हार्मोन होते हैं, T3, T4। कैटेगरी 3 हार्मोन, for these hormones the receptor is present in the nucleus. लिख लिया? एग्जाम्पल के लिए थायराइड हार्मोन्स होंगे ये T3 एंड T4, ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये T3 और T4 हार्मोन्स ये थायराइड के लिए हैं, थायराइड से निकलते हैं। और इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये इनके लिए न्यूक्लियस में उपस्थित है। इस प्रकार से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ये 3 प्रकार की कैटेगरी के हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा यहाँ पर कर लिया है। अभी रिसेप्टर पर बात खत्म नहीं हुई है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका एक वाजिब कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर होता है। कहते हैं साहब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी संख्या घटती बढ़ती है क्या? रिसेप्टर्स की संख्या घटती बढ़ती है क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, रिसेप्टर्स की संख्या घटती और बढ़ती है। and it is regulated by the concentration of specific hormone for which these receptors made. ऐसे हार्मोन्स जिनके लिए ये रिसेप्टर्स बने हैं, तो रिसेप्टर की संख्या इस पर निर्भर करेगी कि उस हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में कितना है। अगर किसी हार्मोन का कंसंट्रेशन एक निश्चित लिमिट से ज्यादा है तो उनके लिए रिसेप्टर्स घटने लगेंगे सेल सरफेस पर। क्यों? ताकि ओवर एक्शन ना हो। क्योंकि आपको पता है कि ये एंजाइम नहीं है, एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस है। अगर एंजाइम कम है तो रिएक्शन थोड़ा कम होगा लेकिन कोई बीमारी नहीं होगी। एंजाइम ज़्यादा हो गए तब भी कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन हार्मोन का कंसंट्रेशन हाइपोसेक्रीशन और हाइपर दोनों केस में बीमारी पैदा करेगा। अगर हार्मोन एक स्टैंडर्ड लेवल से कम मात्रा में बन रहे हैं तो उसका हाइपोसेक्रीशन कहा जाएगा, और अगर हार्मोन एक निश्चित लेवल से ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं तो उसको उसका हाइपर सेक्रीशन कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। तो अब मान लो कि हार्मोन अपनी रेंज से ज़्यादा बन रहा है। अगर हार्मोन अपनी रेंज से ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर घट जाएगा, ज़्यादा बनने पर घटेगा। क्यों? हाँ, वो तो एक प्रकार का फीडबैक होता है कि अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन ज़्यादा था हम तुमको ज़्यादा रिसीव ही नहीं करेंगे,
क्योंकि तुम ज़्यादा आ जाओगे तो सेल पर एडवर्स इफेक्ट पैदा करोगे, फिर बॉडी में बीमारी पैदा होगी। तो उससे बचने के लिए एक जो है एक मैकेनिज्म होती है जस्ट टू टाइड ओवर दिस कंडीशन हियर। यहाँ पर क्या होता है कि उस हार्मोन के बढ़े हुए कंसंट्रेशन पर चाबुक चलाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए ये रिसेप्टर्स घट जाते हैं, क्योंकि हम जब तुमको रिसीव ही ना करेंगे तो तुम हमारे पर एक्शन कैसे करोगे, तो इस पर रिसेप्टर घट जाते हैं। अब सपोज दैट कि किसी भी हार्मोन का हाइपोसेक्रीशन है, मतलब कम बन रहे हैं। सपोज दैट जैसे आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है उनकी टारगेट सेल पर इसके रिसेप्टर्स की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हार्मोन सप्लाई में कम है, हम चाहते हैं कि हमारी सेल को ज़्यादा हार्मोन मिले, तो ज़्यादा हार्मोन प्राप्त करने के लिए उनको रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो एक मतलब फीडबैक रेगुलेशन होता है रिसेप्टर्स के कंसंट्रेशन का। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। लिखिए, जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका द डेंसिटी ऑफ रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, द डेंसिटी ऑफ रिसेप्टर्स regulated by the concentration of that hormone, concentration of hormone in blood। आपको पता है कि हार्मोन्स ब्लड में ही डिस्चार्ज होते हैं। तो अगर हाइपर सेक्रीशन है, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि नंबर ऑफ रिसेप्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन। यानी कि हार्मोन अगर ज्यादा है तो रिसेप्टर की मात्रा घटेगी, और अगर हार्मोन कम है तो रिसेप्टर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहां पर एक तरीके से फीडबैक कंट्रोल होता है इसका, कि किसी भी हार्मोन के लिए रिसेप्टर संख्या में कितने होंगे। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन, लेसर विल बी द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑन मेम्ब्रेन, and lesser will be the concentration of hormone, greater will be the number of हार्मोन रिसेप्टर्स। तब रिसेप्टर्स की संख्या क्या हो जाएगी, तो समझ गए होंगे आप, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी हार्मोन के लिए जिसके लिए रिसेप्टर उस सेल पर या सेल के अंदर नहीं है, वो हार्मोन उस सेल पर एक्शन नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी हार्मोन किसी भी सेल को टारगेट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके लिए रिसेप्टर उस सेल पर मौजूद ना हो। इतनी बात समझ गए? यानी कि रिसेप्टर का होना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है यहाँ पर। विदाउट रिसेप्टर नो एक्शन। इतनी बात समझ गए? हमने आपको यह भी बता दिया कि रिसेप्टर्स का नंबर घटे बढ़ेगा कैसे, वो हार्मोन के कंसंट्रेशन से डिसाइड होता है। रिसेप्टर्स का लोकेलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये सारी बातें बता दिया। मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दिया। कोई भी हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबिलिटी है या फिर वो लिपिड में सॉल्युबल है। तो जितने हार्मोन लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन, स्टीरॉयड, ये दोनों क्रॉस करके अंदर जाएंगे। लेकिन जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है वो स्टे करेंगे कहाँ पर, मेम्ब्रेन सरफेस पर, और इनके लिए रिसेप्टर मेम्ब्रेन सरफेस पर होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हम चलेंगे और बात करेंगे कि एक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कैटेगरी फर्स्ट हार्मोन की। आपको पता है कि इनके लिए सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं। तो हेडिंग क्या होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटेगरी फर्स्ट, यानी प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कैटेगरी फर्स्ट। किसकी किसके एक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन, पेप्टाइड, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इस प्रकार के हार्मोन का एक कॉमन पैटर्न एक्शन होता है। एक ही पैटर्न पर ये एक्शन करते हैं, क्योंकि ये सभी हार्मोन क्या होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल, सभी पानी में घुलनशील हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हैं, वो हाइड्रोफिलिक हैं। ये सभी हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैं, पानी में घुलनशील हैं, हाइड्रोफिलिक। लाइपोफोबिक होते हैं, लिपिड में घुलनशील नहीं होते। हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफोबिक, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन लिपिड। इनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी,
second messengers required for these hormones. Required for these hormones. यहां पर फर्स्ट मैसेंजर कौन है? हार्मोन्स आर फर्स्ट मैसेंजर्स. हार्मोन्स आर द फर्स्ट मैसेंजर्स. ऐसे फर्स्ट मैसेंजर्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनके लिए सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं मेम्ब्रेन के सरफेस पर. अब क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में सेकंड मैसेंजर्स होते कितने प्रकार के हैं. तो लिस्ट ऑफ सेकंड मैसेंजर्स, कुछ कॉमन लिस्ट हम आपको दे रहे हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लिस्ट ऑफ सेकंड मैसेंजर्स इन द बॉडी. हमारे शरीर के अंदर कुछ सेकंड मैसेंजर्स की लिस्ट है नीचे. इनमें मोस्ट कॉमन कौन है? इसमें पहला मोस्ट कॉमन साइक्लिक एएमपी. सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. साइक्लिक फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP. साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लिख लिया. इसका निर्माण सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर होता है. साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकंड मैसेंजर. ये भी लिख लेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप. आपसे पूछा जाएगा विच वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकंड मैसेंजर इन द बॉडी. इट इज साइक्लिक एएमपी. मोस्ट कॉमन का मतलब क्या हो गया कि ज्यादातर केसेज में यही एक्शन करता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. दूसरा जो सेकंड मैसेंजर है, इट इज IP3. इसका फुल फॉर्म है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट. इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3. तीसरी कैटेगरी का सेकंड मैसेंजर है DAG. फुल फॉर्म है डाई एसिल ग्लिसरॉल. डाई एसिल ग्लिसरॉल, DAG. नेक्स्ट है ट्रोपोनिन. मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम आपको पढ़ा चुके हैं ट्रोपोनिन. स्केलेटल मसल्स पर वर्क करता है. ये एक्ट्स ऑन स्केलेटल मसल्स. पांचवा है कैल्मोडिलिन. कैल्मोडुलिन acts on smooth muscles. Acts on smooth muscles. And calcium ion, Ca++ ion. It is also the second messenger. इस तरह से ये 6 टाइप के हम आपको सेकंड मैसेंजर्स दिखा रहे हैं. मोस्ट कॉमन टाइप इसमें कौन है? दैट इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है. ये सभी सेकंड मैसेंजर्स फर्स्ट मैसेंजर की बात को अंदर तक पहुंचाते हैं. क्यों?
क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर हाइड्रोफिलिक है और ये लिपिड लेयर में घुलनशील नहीं है और इसीलिए ये सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए इसके लिए सेकंड मैसेंजर का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड मैसेंजर का निर्माण किस प्रकार के हलीय हार्मोन के लिए बनेगा, तो आपको यही जवाब देना है कि सेकंड मैसेंजर का निर्माण कैटेगरी फर्स्ट हार्मोन दैट इज प्रोटीन, पेप्टाइड, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के लिए बनता है। बात समझ में आ गई सभी को? ये कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। इनमें से मोस्ट कॉमन दैट इज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो किसकी होगी? साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की। ये जो सेकंड रिसेप्टर्स होते हैं, हाउ दीज एक्ट, तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर कर देते हैं, चेंज घटा या बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कुछ विशेष प्रोटीन के को एक्टिवेट कर देते हैं, प्रोटीन काइनेज सी होता है। ज़्यादातर हार्मोन प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो है आपका ट्रोपोनिन है, तो मायोसिन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। तो ये अलग अलग प्रकार का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। अधिकतम यही पूछ लेंगे कि कितने प्रकार के सेकंड मैसेंजर्स आपकी बॉडी में वर्क करते हैं। यहाँ तक के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट, तो लिखो मोस्ट ऑफ द सेकंड मैसेंजर्स वर्क, मोस्ट ऑफ द सेकंड मैसेंजर्स वर्क बाय अल्टरिंग, most of these second messengers work by altering the membrane permeability. Most of the second messengers work by altering the membrane permeability. Most of the second messengers work by altering the membrane permeability, and some of these stimulate by activating certain category of enzymes, like myosin kinase, enzymes like myosin kinase and protein C kinase, myosin kinase and protein C kinase। इस तरह से ये हार्मोन्स जो हैं, ये सेकंड मैसेंजर्स या तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं, या फिर कुछ खास प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, या फिर ये डीएनए पर जाकर डायरेक्ट एक्शन करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड पर भी एक्शन, जैसे आपका साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, ये विशेष प्रकार के जीन का एक्टिवेटर होता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार से ये जीन को भी स्टिमुलेट करके यानी डीएनए तक पहुंचकर अपना एक्शन डायरेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये सभी सेकंड मैसेंजर्स हैं। जितना बताना था और जितना सवाल आना है मैंने आपको बता दिया है। अब आइए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। यहाँ पर जिसका उदाहरण हम ले रहे हैं वो प्रोटीन हार्मोन है और सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। इसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, जिन पर क्वेश्चन बनेंगे। आइए देखते हैं। ये एक टारगेट सेल है। इसके सरफेस पर एक रिसेप्टर है। दिस इज नोन एज रिसेप्टर। दिस वन इज द हार्मोन, this one is the hormone and this comes to bind with the receptor. This one is the hormone and this one is the receptor, and this complex is known as hormone receptor complex. Hormone receptor complex, and this is its nucleus. Inside the nucleus, this one is the gene, दिस वन इज द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, यू नो। ये हमारी टारगेट सेल है। टारगेट सेल के अंदर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज द डीएनए। ये हार्मोन है जो कि फर्स्ट मैसेंजर है। दिस वन इज द फर्स्ट मैसेंजर
and it is coming to act on the cell and received at the cell surface by the receptor for it and forms the hormone receptor complex. As you can see here in the diagram, this one is the hormone, this one is the receptor. Its surface structure is complementary to the hormone and here the hormone receptor complex is formed. अब अगर हम बात करें तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं रिसेप्टर की, क्योंकि रिसेप्टर यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और इसकी 3 सब यूनिट होती हैं। लिखने की बात हम इधर लिखेंगे, जो रिसेप्टर है, द रिसेप्टर हैज 3 सब यूनिट्स। रिसेप्टर्स की 3 यूनिट हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट्स। अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट्स। यहां पर अगर हम देखें तो दिस वन इज द अल्फा और बीटा और गामा, ये जो यूनिट्स हैं इनका डाइमर बनता है, राइट। और अल्फा जो यूनिट होती है यह अटैचमेंट इसका होता है जीडीपी के साथ। किसके साथ होता है? जीडीपी के साथ। और इस प्रकार से ये रिसेप्टर होता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड अल्फा यूनिट इज अटैच्ड विद जीडीपी, राइट। फिर इसके बाद जब यहां पर हार्मोन आकर बाइंड करता है तो अल्फा जो होता है इससे डिसोसिएट कर जाता है और एक्सचेंज कर लेता है जीडीपी को, किससे? जीटीपी से, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक्सचेंज कर लेता है। तो नाउ दिस जीडीपी इज एक्सचेंज्ड बाय, जो आप देख रहे हैं कि अल्फा जीडीपी है, दिस कन्वर्ट्स टू अल्फा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें चेंज हो जाएगा ये। लिखा, अल्फा जो है ये ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जुड़ा था, अब ये एक्सचेंज होकर किसके साथ हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट के साथ, जीटीपी के साथ एक्सचेंज करेगा। अब यहां पर जो बीटा और गामा डाइमर हैं, अभी इसके पहले कैसे थे? ट्राइमर थे। अब बीटा और गामा डाइमर और दूसरा कौन है? अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? यहां पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं? जी प्रोटीन एक्टिवेटेड। और ये किसको एक्टिवेट करेगा? एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम गेट्स एक्टिवेटेड। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को किस में चेंज कर देगा? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज कर देगा। यही आपका सेकंड मैसेंजर है, दिस वन। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी बिफोर यू? मेम्ब्रेन पर जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन। इस जी प्रोटीन को अल्फा जीटीपी और बीटा गामा डाइमर मिल करके एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिव होता है और एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में साइक्लिक एएमपी का निर्माण होता है। यह कहानी आपके सामने यहां पर लिखी गई है। ये सारी चीजें आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे, अल्फा बीटा गामा डाइमर, इससे मतलब नहीं है। एंजाइम जो एडिनिलेट साइक्लेज है, क्वेश्चन इस पर जरूर बनेगा। आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है और आया भी है एक आध दो बार, कि वो कौन सा एंजाइम है जो साइक्लिक एएमपी के निर्माण में सहायक है। तो इट इज द एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम और ये जी प्रोटीन एक्टिवेशन से एक्टिवेट होता है। लिख लिया सभी ने? अब जब एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम यहां से बन जाता है तो देखेंगे आप, यहां पर हम दिख रहे हैं। अब इसके बाद ये एक्शन करेंगे किस पर? जी प्रोटीन पर। जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट कर देगा? ये एक्टिवेट करेगा एडिनिलेट साइक्लेज को, और यहां पर जो एटीपी है ये किस में चेंज हो जाएगा? एटीपी चेंजेस टू साइक्लिक एएमपी।
साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एंजाइम यहां पर जो लगेगा वो कौन सा है? दिस एंजाइम हियर इज नोन एज एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम, दिस वन। पूरी बात को ध्यान से समझिए। जब हार्मोन यहां पर आता है, रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के HR कॉम्प्लेक्स बना लेता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसकी जो अल्फा यूनिट होती है बीटा गामा से जुड़ी है, बीटा और गामा अलग हो गए इससे। अल्फा ने GDP से किसको एक्सचेंज कर लिया? GTP के साथ एक्सचेंज कर लिया। अब अल्फा GTP और बीटा और गामा डाइमर दोनों मिलकर किसको एक्टिव करते हैं? G प्रोटीन को। और G प्रोटीन किसे एक्टिवेट करता है? एडिनिलेट साइक्लेज को। एडिनिलेट साइक्लेज क्या काम करेगा? ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण यहां पर हो जाता है। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, नाउ दिस इंटर्स इनटू द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में घुसेगा और क्या काम करेगा? DNA को एक्टिव कर देगा। और जब DNA एक्टिव होगा तो इसकी जगह पर क्या बनेगा? इसकी जगह पर मैसेंजर RNA बनेगा। नाउ दिस मैसेंजर RNA कम्स आउट ट्रांसलेटेड टू, ये अब यहां पर आकर ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन। किसमें चेंज होगा? प्रोटीन में। और फिर इसके बाद क्या होगा? एक्शन। आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर कोई भी काम बिना प्रोटीन बनाए हुए नहीं होता। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन एंड प्रोटीन से एंजाइम एंड देन एक्शन। तो अगर कोई एक्शन आप चाहते हैं तो जेनेटिक मटेरियल को उत्तेजित करना पड़ेगा। तो साइक्लिक AMP यहां पर इसको एक्साइट करता है। DNA जब एक्साइट होता है, ट्रिगर करता है, तो उसके बाद ये मैसेंजर RNA का निर्माण करेगा। इस मैसेंजर RNA से ट्रांसलेट होकर स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा और यही प्रोटीन यहां पर उस हार्मोन का जो मैसेज आया है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसका पालन करवाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन, राइट? किसके बारे में बता रहा था मैं? मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन एक्शन। व्हाट्स अबाउट द स्टीरॉयड एंड थायराइड? यू नो, यहां पर साइक्लिक AMP की जरूरत नहीं है। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, दीज आर क्विक एक्टिंग हार्मोन, फास्ट एक्टिंग होते हैं जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। और ध्यान ये भी रहे कि इनका स्टोरेज कभी नहीं होता, बॉडी में इनका स्टोरेज नहीं होता। हम आपको आगे बताएंगे, कुछ हार्मोन्स बहुत दिनों तक स्टोर रहते हैं और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं तुरंत बनते हैं और तुरंत उनका काम होता है, फिर वो खत्म हो जाते हैं। ये कौन होते हैं? ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। इनका स्टोरेज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, ये कभी नहीं। जब भी इनका एक्शन होना होता है तो दीज आर सिंथेसाइज्ड एज अ फ्रेश, हमेशा ये जो है शुद्ध रूप से बनते हैं, उस समय बनते हैं जब इनके एक्शन की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से जो स्टीरॉयड हार्मोन है, नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटेगरी सेकंड हार्मोन। कुछ नहीं करना है, उनके लिए डायग्राम बनाना है, एक लाइन केवल लिखनी है कि डायरेक्ट इनकी न्यूक्लियस में एंट्री होती है, एस्ट्रोफिल मिल जाता है साइटोप्लाज्म में, वही लेकर इनको न्यूक्लियस के अंदर आता है। इनके लिए सेकंड मैसेंजर नहीं है। कैटेगरी सेकंड की बात करें, स्टीरॉयड, ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, फाइंड रिसेप्टर इन सेल साइटोप्लाज्म, फाइंड रिसेप्टर्स इन सेल साइटोप्लाज्म, फॉर्म HR कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, देन ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस, एक्ट्स ऑन जीन डायरेक्टली, ये जीन पर डायरेक्ट एक्शन करते हैं। फिर क्या होता है? DNA से RNA, RNA से प्रोटीन और प्रोटीन से एक्शन, फिर इनसे एक्शन होता है, दिस वन। ये कहानी है इनकी। लिपिड सॉल्युबल, रिसेप्टर्स मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहां पर बनेगा? साइटोप्लाज्म में, और फिर इनको सीधे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा न्यूक्लियस तक। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस डायग्राम को मॉडिफाई करें, अलग से देख लो, ये टारगेट सेल है, सपोज दैट ये हार्मोन्स हैं, सीधे एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। यहां पर न्यूक्लियस है, इसके अंदर DNA है, ये हार्मोन यहां पर रिसीव कर लिए जाएंगे। किससे रिसीव किए जाएंगे?
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो है रिसेप्टर एंड ये है हार्मोन। HR कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनेगा इनका, HR कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इस हार्मोन को यहाँ ला करके छोड़ देंगे। कहाँ पर छूट गया ये है, और फिर यहाँ से एक्शन क्या बनेगा, mRNA, ये बनेगा mRNA, mRNA यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर बाहर आएगा, mRNA से क्या ट्रांसलेट होकर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से क्या होगा, प्रोटीन से एक्शन होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये सीधा सीधा जीन बेसिस पर वर्क करते हैं, ठीक बिल्कुल डायरेक्ट सेल के अंदर इनकी एंट्री होती है। थायराइड हार्मोन जो होते हैं उनके लिए रिसेप्टर न्यूक्लियस में मिलते हैं डायरेक्ट, तो थायराइड के लिए अलग से कोई मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ पर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, अंदर आएगा, बस रिसेप्टर उसको साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में। लेकिन वो एक्शन वो भी कहाँ पर करता है, जीन पर करता है सीधा। इन दिस वे नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन दैट आई फिनिश्ड कंप्लीटली। पूरी तरह से मैंने इसको खत्म कर लिया है। इफ यूड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर इसका कोई भी स्टेप जो हमने अभी समझाया है, अगर कोई भी स्टेप में कहीं भी डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। यस, एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई सवाल? मिस्टर अंकित, वुड यू लाइक टू आस्क क्वेश्चन? निहारिका, अलका, एनी वन ऑफ यू? No question. Mechanism of action is now finished, right? Thank you.